Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के इस बड़े ही इम्पोर्टेंट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ. Dear students, आज का लेक्चर हमारा स्पेक्ट्रम का दूसरा लेक्चर है. इससे पहले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम की बेसिक्स, उसकी टाइप्स, कैसे कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं वो यकीनन सीखी थी. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो यकीनन आप पहले वो लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर की बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आएगी. डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं और ये देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है. स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा इसके हवाले से कि स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इट इज अ टाइप ऑफ किसकी स्टूडेंट्स? एटॉमिक एमिशन. एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम. स्टूडेंट, पहली बात आप माइंड में रखिएगा कि एक तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम. अच्छा, एक तो ये बात हो गई, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर ली थी. स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, यानी ये एटम से बनता है. हर एटम का स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है. और यहां पर तो हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है कि ये जो स्पेक्ट्रम हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये कौन से एटम का है? ये हाइड्रोजन एटम का है. इसका मतलब है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, यकीनन हम उसे क्या बोल रहे होंगे बेटे? दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो अब हम इस स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि ये बना कैसे, ऑब्टेन कैसे हुआ, कैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें जो है वो हासिल होता है. स्टूडेंट्स, बात ये है कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसकी मदद से उसको ये स्पेक्ट्रम जो उसने है उसको ऑब्जर्व किया. स्टूडेंट, इसने क्या किया कि ही इनक्लोज्ड हाइड्रोजन गैस, यानी उसने हाइड्रोजन गैस ली इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब आप पढ़ चुके हैं. एट लो प्रेशर, यकीनन आप जानते हैं लो प्रेशर जरूरी होता है गैस के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में. He enclosed hydrogen gas in a discharge tube at low pressure and subjected to, और स्टूडेंट उस पर उसने फॉल करवाई, subjected to electrical discharge, subjected to electrical discharge or high energy beam of electrons. आप ये भी कह सकते हो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स जो है वो उसने उन गैस के मॉलिक्यूल्स पर फॉल करवाई. इसका मतलब है हमारे पास इस पॉइंट में क्या आ गया कि इनक्लोज की उसने हाइड्रोजन गैस किस में स्टूडेंट्स? डिस्चार्ज ट्यूब. क्या हुआ? किस प्रेशर पर? लो प्रेशर पर. फिर क्या देखता है? और उसने कहा कि उसको सब्जेक्टेड करें टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. देन व्हाट विल हैपन? हाई एनर्जी बीम, या आप ये कह लेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने उस पे फॉल करवाई. फिर उससे क्या चीज हासिल हुई है, क्या चीज एमिट हुई? उसने देखा कि ब्लूइश लाइट, a bluish light is emitted. A bluish light is emitted. यानी स्टूडेंट्स एक नीले रंग की रोशनी, चमक जो है वो वहां पे प्रोड्यूस हुई. Bluish light is emitted and when it is seen by
स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि स्टूडेंट इस ब्लूइश लाइट को जो मिट हुई उसको हमने किसकी मदद से देखा स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व यानी स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व किया उसने एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया और यकीनन उसने उसको क्या नाम दिया? He gave the name to the spectrum which he obtained, he visualized with the help of spectrometer. He called this spectrum as the hydrogen spectrum because the bluish light which was emitted, it was emitted from hydrogen gas. इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए उसने इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। स्टूडेंट, एक बात तो हमारे पास बड़ी क्लियर है कि जी स्पेक्ट्रम कैसे बना। अब दूसरी बात जो हमारे माइंड में आती है कि ये लाइट जो ब्लूइश लाइट एमिट हुई है हाइड्रोजन गैस में से, जब हमने उस पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हाई एनर्जी बीम उस पर फॉल करवाई है, ये ब्लूइश लाइट क्यों कर एमिट होती है? इसकी क्या वजह है? या उस लाइट के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, कौन कौन सी डिफरेंट रेडिएशन होंगी, ये बात हमने सीखनी समझनी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके सामने मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, आपने बड़े तवज्जो से बात को समझना है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस है। इस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? वी हैव डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे ये फर्स्ट शेल, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड शेल, फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये थर्ड शेल है, फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो शेल है आप देख रहे हैं, ये कौन सा शेल है स्टूडेंट्स? फोर्थ शेल, एंड सो फोर्थ, आगे सिलसिला चलता है। स्टूडेंट्स, पहला जो शेल है इसको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है वो कहता है n1। दूसरे शेल के लिए स्टूडेंट्स n क्या होता है? 2। तीसरे शेल के लिए n क्या होता है? 3। चौथे शेल के लिए n क्या होता है? 4। पहले शेल की एनर्जी क्या है? E1। दूसरे शेल की स्टूडेंट एनर्जी क्या है? E2। तीसरे शेल की स्टूडेंट एनर्जी क्या है? E3। चौथे शेल की स्टूडेंट एनर्जी क्या है? E4। स्टूडेंट, पहले शेल की एनर्जी यकीनन दूसरे की एनर्जी, फिर थर्ड, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने ये एनर्जी डेरिवेशन में सीखा था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं एनर्जी की वैल्यू क्या करती जाती है स्टूडेंट्स? वो इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज होती जाती है एनर्जी। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर शेल टुवर्ड्स हायर शेल। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन बड़ा ही यहां पर खुश है, बड़ा ही खुशी से यहां पर रह रहा है पहले शेल के अंदर, बड़ा हैप्पी अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहा है। फिर क्या किया हमने उस एटम को जब डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज किया और उस पर हाई एनर्जी बीम फॉल करवाई, यानी या आपने सपोज कह लें कि मैंने इसे एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है स्टूडेंट्स। मैं सपोज आपको कह लें हीट किया हमने, या उस पर कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, रेज फॉल करवाई, जब मैंने इस रेज इस एटम पर, पूरे एटम पर जो हाइड्रोजन का है हमारे पास, उस पर फॉल करवाई, तो इस इलेक्ट्रॉन को यकीनन एनर्जी तो अब्सॉर्ब करेगा ये, क्योंकि एटम को हम हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उस पर फॉल करवा रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इट विल अब्सॉर्ब एनर्जी। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसने बेचारे ने या यहां से खुशी खुशी रह रहा था, इसने जब एनर्जी मिली, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, तो इसकी एनर्जी इस शेल की एनर्जी से बढ़ गई। अब मजबूरन इसे यहां से एक्साइट करके, इसे कहते हैं एक्साइटेशन, एक्साइट करके, हिजरत करके यहां से ये बेचारा यहां से मूव कर गया और ये यहां पर आके इस इलेक्ट्रॉन में बसना शुरू हो गया, और यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बड़ा उदास नजर आ रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन यहां पर खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने घर से दूर चला गया किसी और जगह पर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन खुश नहीं है, अब यहां पर इसने क्या किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्साइटेशन। इसे स्टूडेंट हम एक्साइटेशन कहते हैं। और एक्साइटेशन क्या होती है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर शेल में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। लेकिन फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिला, ये इस खोज में लगा रहा कि मैंने वापस जाना है अपने घर के अंदर, क्या हुआ स्टूडेंट्स? व्हाट इट विल डू? इट विल रिलीज दैट एनर्जी। It will release that energy and it will go again into the first shell. That energy is released in the form of radiations. यानी स्टूडेंट्स ये एनर्जी रिलीज होती है in the form of radiations, और ये जो रेडिएशन हैं इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स। हर की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। वो कैसे, वो भी जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आप ये बात ज़हन में रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कहां खुश है? लो एनर्जी जहां पर है उसकी। यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट शेल के अंदर जो उसकी एनर्जी है वो -13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर वो फोर्थ में गया तो उसकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में गया, अपने घर से दूर गया, वहां पर ये स्टेबल नहीं था। इसने कहा मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूं। इसने उतनी ही एनर्जी एमिट की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वो रेडिएशन जो थी डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। वो जो ब्लूइश रेडिएशन या जो ब्लूइश कलर की लाइट एमिट हुई वो असल में डी एक्साइटेशन की वजह से एमिट हुई। एक एक्साइटेशन हुई, फिर डी एक्साइटेशन। जब डी एक्साइटेशन हुई तो वो लाइट एमिट हुई। उस लाइट को हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा, उससे हमें स्पेक्ट्रम मिला। उस स्पेक्ट्रम को क्या बोला स्टूडेंट्स? यस, वी कॉल्ड इट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्टूडेंट्स एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बड़े गौर से समझी। वो क्या है बात? बेटे बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि उसे जंप करके फोर्थ शेल में जाना, नहीं। हो सकता है एनर्जी कम उसने एब्जॉर्ब किए, हो सकता है स्टूडेंट हमारे पास वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके सेकंड सेल में आ जाए। हो सकता है वो एनर्जी थोड़ी सी और ज्यादा एमिट की, अब्सॉर्ब की उसने, वो थर्ड सेल में आ जाए। तो एक्साइटेशन किसी भी सेल में पॉसिबल है। पहले से दूसरे में आ सकता है, पहले से तीसरे में आ सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है। लेकिन जितनी एनर्जी, यकीनन यहां पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। और स्टूडेंट्स जो लाइट यहां से एमिट होगी, माइंड में रखिएगा, जो लाइट यहां से एमिट होगी और जो लाइट यहां से एमिट होगी उसकी वेवलेंथ सेम नहीं होगी स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी कुछ और है। यहां पर दोनों की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे में आया, यहां पर एनर्जी कुछ और है। यहां डेल्टा ई कुछ और है, यहां पर डेल्टा ई कुछ और है, और यहां पर डेल्टा ई कुछ और है। यानी यहां पर चेंज इन एनर्जी डिफरेंट हो रही है, यहां पर चेंज इन एनर्जी डिफरेंट हो रही है, और यहां पर चेंज इन एनर्जी डिफरेंट हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है ना, मैं सिंपली आपके पास बताता चलूं, वो वेवलेंथ की आपको याद होगा hc/लैम्डा के इक्वल होती है। इसका मतलब है जितनी एनर्जी डिफरेंट होगी उतनी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती हैं, उससे हम बहुत सारी लाइंस ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? उन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब उसने स्पेक्ट्रम ऑब्जॉर्व किया, अब यकीनन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये यहां पर दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। यानी यहां से जो मिशन हुई उसकी डेल्टा ई की वैल्यू कुछ और थी, लैम्डा की वैल्यू, फिर यकीनन उसका कलर भी स्पेसिफिक होगा। यानी कि पहले शेल से जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये लैम्डा की वैल्यू वो कलर बनाएगी। दूसरे शेल से जो एमिट हो रही है
उसका अपना एक कलर होगा, तीसरे शेल से जो बना रही है उसका अपना एक कलर होगा। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट बैंड्स हमारे पास एमिट होंगे और डिफरेंट कलर की जो है वो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होगा। जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का इसको हासिल हुआ स्टूडेंट वो भी जरा ऑब्जर्व कर लीजिए। वो स्पेक्ट्रम क्या था स्टूडेंट? बात ये है, इसने जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का देखा स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, कि आप अपनी बुक में भी बना सकते हैं, वो स्पेक्ट्रम क्या था, उसमें कौन कौन सी रेडिएशन थी स्टूडेंट्स? पहले नंबर पर जो उसमें रेडिएशन थी वो वायलेट थी, वो वायलेट थी स्टूडेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा वायलेट समझ लेता हूं। ये मेरे पास ब्लूइश है, फिर ब्लू बनी। फिर स्टूडेंट्स जो इसने थर्ड रेडिएशन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देखी वो ग्रीनिश थी, ग्रीन। फिर फोर्थ जो थी वो कौन सी थी? वो रेडिश थी। इसका मतलब है हमारे पास हम 4 डिफरेंट कलर, सारे कलर नहीं नजर आते, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम तमाम कलर की वेवलेंथ कंटेन नहीं करता, वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ कंटेन करता है, क्योंकि हमारे पास यहां पर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं और उन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में लैम्डा की भी एक यूनिक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इसका मतलब है हमें वायलेट मिला, ब्लू मिला, हमें ग्रीन मिला, हमें रेड मिला। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है हर शेल से जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी वो एक कलर प्रोड्यूस करेगी, दूसरे शेल से जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी वो एक बैंड बनाएगी कलर का। इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसने क्या किया? बेसिकली a series of spectral lines, a series of lines were obtained, यानी कि सीरीज हमें हासिल हुई लाइंस की। जो सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन हुई नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोन एज, उनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इन लाइंस को? दीज लाइंस आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और बेटे जो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती हैं तो वो एक सीरीज बना देती हैं जिसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि दीज लाइंस, दीज स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म क्या स्टूडेंट? स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्टूडेंट ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज को राइज कर देती हैं। और यहां पर जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल सीरीज देखते हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल सीरीज पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, वो 5 हैं। और वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास, देखिए स्टूडेंट तवज्जो कीजिए बेटे, हमारे पास यहां पर बेटे ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। बेटे क्या इसको याद करने का तरीका है? लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब है लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर याद हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। स्टूडेंट पहली जो सीरीज मेरे पास है इसे मैं कहता हूं लायमैन सीरीज। आपने कहा था इसे लायमैन सीरीज क्यों कहा? मैंने कहा बेटे इसके डिस्कवरर के नाम की वजह से इसे लायमैन बोल दिया। दूसरी जो स्पेक्ट्रल सीरीज में स्टडी करता हूं यहां पर, उसका नाम है बाल्मर सीरीज। आपने कहा सर बाल्मर सीरीज, बाल्मर क्यों दिया कहा इसको आपने? मैंने कहा बेटे इसकी वजह यह है कि ये हमारे पास जो है आप कह लीजिए कि बाल्मर ने इसको स्टडी किया, इसलिए इसे बाल्मर सीरीज बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पैशन सीरीज आ गई। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रैकेट सीरीज आ गई। फिर स्टूडेंट हमारे पास पफर्ड सीरीज आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से हमें ऑब्टेन हुई। और ये 3 रीजन में लाई करती थी। कौन कौन सी? ये जो लायमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती थी। ये बाल्मर सीरीज जो है
ये विजिबल, ये बड़े अहम एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट है स्टूडेंट्स, बड़े ही अहम पॉइंट्स हैं ये विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। और ये जो तीनों सीरीज हैं स्टूडेंट्स, ये फिर IR रीजन के अंदर फॉल करती हैं। इसको फर्दर हम कह लेते हैं नियर फार कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब है जो हमने कल बात की थी आवियो, IVU, तो वो 3 आवियो वाला लफ्ज आप माइंड में लेकर आइए। उसमें हमने क्या देखा था कि वो 3 थे IVU। तो यहां पर जो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं वो 3 रीजन्स में उनकी वेवलेंथ फॉल करती है। इस पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ है उनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में है। इस बाल्मर की वेरी वेरी इंटरेस्टिंग MCQ अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस टेस्ट, और वो क्या है स्टूडेंट्स, बाल्मर सीरीज कंटेन रेडिएशंस which lies in which of the following series। तो हमारे पास ये MCQ का आंसर है विजिबल सीरीज, विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ लाई करती है, बाकी तीनों की IR के अंदर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो स्पेक्ट्रल जो लाइंस ऑब्टेन हुई उनको स्पेक्ट्रल लाइंस बोला। बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन मिलकर स्पेक्ट्रल सीरीज बना देती हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज कितनी है? 5। कौन कौन सी? लाइमन, बाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट, पफन। और ये सीरीज लाई करती हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, इनकी वेवलेंथ लाई करती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और वो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह ये स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये लाइमन सीरीज कब आखिर बनती है, कब लाइमन सीरीज हमें हासिल होगी। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है। स्टूडेंट्स चलिए इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तवज्जो से बात को सुनिएगा, जो खुशी खुशी अपने घर में यहां रहता है, और इसका जो घर है, इसका जो लो एनर्जी वैल्यू है या ग्राउंड स्टेट जिसको इसकी है वो N1 है। जब हम इसे, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे, हम इस पर फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन, या इसको हीट करेंगे, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। हो सकता है ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके N2 में चला जाए, हो सकता है N2 में ना जाए, हो सकता है स्टूडेंट ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके जो है वो चला जाए कहां पे स्टूडेंट्स? N3 में चला जाए। हो सकता है स्टूडेंट्स ये N3 में भी ना जाए, जो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की वो ज्यादा हो, और ये N3 की बजाय कहां चला जाए? 4 में। हो सकता है स्टूडेंट ये 4 में भी ना जाए, इसकी एनर्जी और ज्यादा हो, या इसने एनर्जी मजीद ज्यादा अमाउंट में अब्सॉर्ब की हो, ये N5 में चला जाए, या इसी तरह से so and so forth। N5 में नहीं जाता तो कहां जाता है? N6 में चला जाता है, इन्फिनिटी में चला जाता है, कहीं भी जा सकता है। ये हुई एक्साइटेशन। एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से गया एक्साइटेड स्टेट में, जहां मर्जी जाए वापस कहां आएगा स्टूडेंट्स? इट विल कम बैक अगेन टू इट्स ग्राउंड स्टेट, and that ground state is N1। It's mean that students तवज्जो कीजिए, when an electron jumps, कहां से जंप करे स्टूडेंट्स? when an electron jumps from स्टूडेंट्स कहां से? N2, N3, N4, N5। जब एक इलेक्ट्रॉन N2, N3, N4, N5 अप टू सो एंड सो फोर्थ जंप करके वो डी एक्साइड होकर कहां पर आए? वो इलेक्ट्रॉन N1 में आए। तो स्टूडेंट्स जो सीरीज ऑब्टेन हुई, या जो वेवलेंथ की डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हुई, उस सीरीज को डिस्कवर करने वाला था वो कौन था स्टूडेंट्स? दैट वाज द लाइमन। सो दैट्स व्हाई these spectral lines are called Lyman spectral lines, and this series, ये सारी लाइंस कंबाइन होकर क्या बना देती हैं? ये लाइमन सीरीज बना देती हैं। जिसका मतलब है स्टूडेंट्स, इन लाइमन सीरीज द ग्राउंड स्टेट इज N1, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम N1 and it has come back again to N1 by emitting the different amount of energy। लेकिन अगर स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन N1 में मौजूद नहीं है, वो N2 में मौजूद है, यकीनन क्या होगा? N2 पे अगर है तो N3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा,
फिर आगे ले जाते हैं और इन्फिनिटी में चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कहां आएगा वापस, कहां स्टूडेंट वापस आएगा, अपने घर में वापस आएगा, क्योंकि वो अपने लो एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है। अब उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो N2 है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन के बाद क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, बाल्मर सीरीज। इसका मतलब है बाल्मर सीरीज कब अराइज होती है, जब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड हो N2 से, सॉरी अब N2 नहीं रहेगा, N3 से, N4 से, N5 से, N6 से, और वो कहां आए, वो N2 पर आए, तब जो सीरीज बनती है दैट डिफरेंट वेवलेंथ सीरीज। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, यकीनन इसकी वेवलेंथ जो है उसकी डिफरेंट हमारे पास 10 to 400 नैनोमीटर में ये पाई जाती है वेवलेंथ, जबकि ये 400 से 800 नैनोमीटर में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रावायलेट से हम आए बाल्मर में, तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, ये बातें नहीं। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बाल्मर सीरीज हमारे पास होगी। अच्छा स्टूडेंट, बात बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये देखिए ये कितना एनर्जी ज्यादा गैप है, फिर आप ये एनर्जी लेवल्स कम क्यों होते जा रहे हैं, ये लाइंस करीब क्यों लिखी है हमने, इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट? देखिए इन लाइंस की रीजन ये है कि देखिए कितनी एनर्जी है, -13, कितनी एनर्जी, -3, 10 अबाउट 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है पहले और दूसरे शेल की एनर्जी में। लेकिन यहां पे देखिए 3.4, यहां पे कितनी, -1.5, डिफरेंस कितना, बहुत कम, कोई अबाउट 1.9 का डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस। फिर 1.5, 0.8, तो इसका मतलब डिफरेंस और कम हो गया, क्योंकि हमने लास्ट एनर्जी डेरिवेशन में भी ये बात समझाई कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आगे आगे चल के यकीनन कम होता जाता है, इसलिए ये लाइन एक दूसरे के करीब आती जाती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया बाल्मर सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होता है एट N2। फिर इसी तरह अब यकीनन आपको बात क्लियर होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होता है स्टूडेंट्स और वो 4 से 3 में आता है, 5 से 3 में आता है, फिर बेटे 6 से 3 में आता है, 7 से 3 में आता है, तो यकीनन अब यहां पर हमारे पास कौन सी सीरीज स्टूडेंट्स अराइव होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज पैशन सीरीज। और ये बेटे अब ये लो ब्लड प्रेशर ये याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा तरतीब से कि लो ब्लड प्रेशर लाइमन बाल्मर पैशन। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यकीनन यहां पर स्टूडेंट जब हम जाएंगे तो N4 होगा ग्राउंड स्टेट, N5 से N4 में आएगा, N6 से आएगा, 7 से आएगा, इंफिनिटी से आ सकता है। तो अब स्टूडेंट जो सीरीज अराइव हुई है हमारे पास, वो स्टूडेंट कौन सी सीरीज है, दैट इज यकीनन क्या बोलेंगे बेटे हम इसे, ब्रैकेट सीरीज। ये स्टूडेंट हमारे पास ब्रैकेट सीरीज बन जाती है। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होता है स्टूडेंट्स, कहां से, फ्रॉम N6 टू N5, N7 टू N5 या इंफिनिटी से आ जाता है, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास ये जो सीरीज होगी, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, पफन सीरीज बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज पफन सीरीज। तो ये स्टूडेंट्स 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जिनको हम अपने इस लेक्चर में स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट इन सीरीज में हमने ये बात सीखी कि इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है वो एक्साइड कर कहां से रहा है, 1 से कर रहा है तो लाइमर, 2 से कर रहा है तो बाल्मर, 3 से कर रहा है तो पैशन, 4 से कर रहा है तो ब्रैकेट, 5 से कर रहा है तो पफन, फिर लाइमन यूवी में, बाल्मर विजिबल में, पैशन IR में, ब्रैकेट IR और पफन भी IR। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जिनको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन के हिस्से में हम इस जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज से जो एनर्जी हमें हासिल होती है या डिफरेंट जो रेडिएशन है उनका वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। अब हम चलते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन की तरफ, जिसमें हम वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी, ये डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके आता है तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स, ये जैसे एनर्जी है या उसका वेव नंबर है या उसकी वेवलेंथ है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं और कितनी चेंजेस आती हैं, इस बात को समझने के लिए हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए,
हमारे पास हमने कहा कि आप जानते हैं कि लैम्डा या वेव नंबर न्यू बार ये डिपेंड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है। यकीनन जब वो एक इलेक्ट्रॉन से, जैसे मिसाल के तौर पर एक शेल से, ये मेरे पास पहला शेल है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन N1 में है, वो कोई एनर्जी अमाउंट वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, वो चला जाता है N2 में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा N1 में आता है और उतनी एनर्जी जो है वो रेडिएट करता है। अब इनका जो डेल्टा ई होगा वो यकीनन हमें आइडिया देगा कि भाई इस फोटोन की वेवलेंथ क्या है, इस रेडिएशन की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, एनर्जी क्या है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आप जानते रिलेट करते हैं। तो इसलिए हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा N2 से N1 में, E1 में उसकी एनर्जी, हमने आपको याद होगा एनर्जी डेरिवेशन की थी हर शेल के लिए, बोहर में जो हमने लास्ट कैलकुलेशन की है उसमें आपने देखा कि -g² m e⁴ 8 ε0² पहले शेल में अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी 1 है E1 और साथ प्लैंक्स कांस्टेंट h²। फिर दूसरे शेल में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्टूडेंट्स यही एनर्जी -g² m e⁴ 8 ε0² n2² h²। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट के दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक हमारे पास हायर एनर्जी है और एक लोअर है। तो हम स्टूडेंट्स यकीनन डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा ई है वो कितना है। तो इसके लिए हम E2 यानी हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करेंगे। E2 की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है और ये माइनस में है तो ये बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस E1 की एनर्जी। अब स्टूडेंट इसमें हम कॉमन ले लेते हैं कि -g² दोनों में है, m भी कॉमन है, a भी कॉमन है, 8 ε0 भी कॉमन है, nh² भी कॉमन है, बचा क्या -1/n2² प्लस 1/n1², बाकी सारे कॉमन है, वो आप कह लेंगे सेम है दोनों के अंदर। अब हमने कहा ये माइनस का साइन है तो हम इसे इंटरचेंज कर लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे g m e⁴ 8 ε0² h², all these are constants, while for hydrogen atom you know that the value of the proton is equal to 1। so ये सारी वैल्यूज हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कि 2.18 multiplied by 10⁻⁻18 into 1/n1² minus 1/n2²। तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये डेल्टा ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप किया है N2 से, यानी N2 यहां पे मैं 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्टूडेंट हमारे लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मैं आपको कहूं कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, यहां पर 1 का स्क्वायर पुट करेंगे, उसे सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ई आ जाएगी किसके दरमियान, बिटवीन सेकंड शेल एंड द फर्स्ट शेल। आप E3 और E2 में निकालना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां पे E3 पुट करते हैं, थर्ड टू फर्स्ट में अगर आ रहा है तो इस तरह कोई भी दो शेल हम ले लें कि जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ और वहां पे दोबारा आया, उन दोनों के दरमियान आप एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यकीनन आगे चलते हैं बात को लेके। ये हमारे पास एक आप कह लीजिए कि इक्वेशन बन गई जिससे हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमने कहा कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास आप अगर गौर करें कि जो कैलकुलेशन है उसमें हम ये जानते हैं कि डेल्टा ई जो है वो h न्यू के इक्वल होता है, और यहां पर इसका मतलब है डेल्टा ई की बजाय मैं h न्यू लिख लेता हूं, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, और फिर मैं कहता हूं ये h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आ गया डिवाइड हो गया, यहां पे स्क्वायर था इसका, यहां पे क्यूब हो गया, h³ g² m e⁴ 8 ε0² h³ और बाकी वैसे ही। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये इक्वेशन क्या बता रही है हमें, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर किसमें करते हैं, साइकिल पर सेकंड, और आप जानते हैं 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, यस ये स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेव नंबर। अब देखिए स्टूडेंट आप ये जानते हैं फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, लेकिन लाइट के लिए, रेडिएशन के लिए हम c यानी वेलोसिटी ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं।
लैम्डा वैसे ही। फिर आगे जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू दैट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू क्या आ गई, c ओवर लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा इधर आगे डिवाइड हो गया। फिर स्टूडेंट ये v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा, और ये वेव नंबर के बारे में आप जानते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ओवर लैम्डा। तो इसका मतलब है c वैसे ही रहेगा, 1 ओवर लैम्डा की जगह मैं न्यू बार या वेव नंबर पुट कर दूंगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बराबर है c इंटू वी बार। ये कैलकुलेशन भी आप नोट कर सकते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। v इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। तो इसका मतलब है हम यहां पर v की बजाय c इंटू न्यू बार क्या है, वेव नंबर जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो फिर ये c इधर आके डिवाइड हो गया। स्टूडेंट अब ये तमाम दोबारा कांस्टेंट्स हैं, और ये बात याद रखिए, ये एमसीक्यू भी है हमारे लिए, इसको आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। ये क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने बेटे ये वैल्यू दी हमारे पास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा वेव नंबर फाइंड हो गया। अब हम वेव नंबर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली इक्वेशन आप देखें, इसमें बेटे क्या है, 1 ओवर n 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में आपकी आसानी के लिए एक दफा यहां भी लिख लेता हूं। मेरे पास है 1.09678 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -7 into 1 over n1 square minus 1 over n2 square। देखिए स्टूडेंट्स बात ये है, इस इक्वेशन को आपने यूज करके डिफरेंट एमिशंस जो हो रही हैं उनका वेव नंबर फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास लाइमन सीरीज में पहले चलते हैं। स्टूडेंट्स लाइमन सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट होगी वो आप जानते हैं हमेशा क्या होगी, वो n1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में उसका लोअर एनर्जी लेवल n1 है। n2 क्या करता है, वेरी करता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, 2 से, तो मैं n2 की बजाय 2 का स्क्वायर पुट कर दूंगा, और यहां तो 1 ही रहेगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। आप टेबल में देखेंगे ना, लाइमन सीरीज वाले टेबल में जो प्रीवियस पेज पे बना हुआ है, उसमें ये पहली वैल्यू ये है। तो ये पहली वैल्यू बताती है कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है। फिर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर पुट कर दें। फिर आप ये चाहते हैं कि फाइंड करें कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा है, 4 पुट कर दें। इसी तरह आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आप इन्फिनिटी पुट कर दें। इस तरह से वैल्यू निकलती आएंगी। अब आ जाए बाल्मर सीरीज में। बाल्मर सीरीज में स्टूडेंट्स फर्क ये होगा कि n1 1 नहीं होगा, लोअर एनर्जी लेवल वहां पे 2 होगा। इसी तरह से हायर एनर्जी लेवल चलता जाएगा, डिफरेंस 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, अप टू सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी सीरीज के अंदर जाकर वेव नंबर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।